नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सारा समय पर। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। बड़ी बहस देख रहे हैं आप। आज बात होगी हाथरस की। हाथरस कांड की जांच लगातार चल रही है, हर एंगल पर तफ्तीश जारी है। इस बीच पुलिस की जांच का एक वीडियो भी सामने आया, जिसे घटना को संज्ञान लेने के बाद पुलिस ने मौका वारदात पर शूट किया था। पुलिस के मुताबिक वीडियो में घटनास्थल पर कई लोगों के होने के सबूत हैं। दूसरी ओर आरोपियों ने जेल से पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में जो लिखा है वो भी आप समझिए। लिखा है कि हम निर्दोष हैं। घटना के मुख्य आरोपी संदीप का दावा है कि पीड़िता के साथ उसकी दोस्ती थी। परिवार इस चीज को नागवार समझता था। संदीप के मुताबिक ये पूरा मामला ऑनर किलिंग का है, लेकिन पीड़िता का परिवार आरोप को बेबुनियाद बता रहा है। परिवार का कहना है कि उन्हें हर हाल में सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। परिवार ने पहले सुरक्षा देने की मांग की थी, लेकिन अब इसके विरोध में हाई कोर्ट परिजन जा चुके हैं। परिजनों का कहना है कि सरकार ने उन्हें घर के अंदर और बाहर सुरक्षा देकर मानो बंधक बना दिया है। घर के अंदर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी है। वो इस कैद से मुक्ति चाहते हैं और गांव छोड़कर जाना चाहते हैं। यह पूरा मामला बहुत सुर्खियों में है। यह मामला जिस चीज के साथ शुरू हुआ था, आपको याद होगा, एक बेटी को लेकर, उसकी अस्मत को लेकर, देश में कानून व्यवस्था को लेकर, और उसके बाद जिस तरह से हर दिन एक नया नया एंगल इसमें आता गया, रोज इसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है। हाथरस केस को लेकर 510 लॉ स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसके बोबड़े को भी चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है। चिट्ठी में दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग की गई है। खास तौर पर पीड़िता के शव को देर रात संस्कार क्यों किया गया, इसको लेकर आपत्ति व्यक्त की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको उस पत्र की भी दिखा रहे हैं। एसआईटी इस पूरे मामले में लगातार छानबीन कर रही है। 10 दिनों का समय और एसआईटी को मिल गया है। 40 लोगों से पूछताछ की गई है, जो अंतिम संस्कार के वक्त भी रात को भी मौजूद थे। योगी सरकार ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट को उन परिस्थितियों से अवगत करवाने की कोशिश की है कि आखिर वो क्या वजह थी, वो क्या डर था, परिस्थितियां किस तरह की थी, किस तरह की थी कि रात में अंतिम संस्कार करना बहुत जरूरी था। सरकार ने अपनी बात रखी है। सरकार के मुताबिक हाथरस कांड को जातिवादी रंग देने की कोशिश की जा रही थी। बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने की साजिश थी और इसके लिए विदेशी फंडिंग का भी खुलासा हुआ है। आपको याद होगा, जिस तरीके से वेबसाइट का सामने आना हो, उस वेबसाइट पे जिस तरह का कंटेंट था, उस वेबसाइट में जिस तरीके से बताया गया था कि दंगे कैसे करने हैं, क्या कपड़े पहनने हैं, क्या कपड़े नहीं पहनने हैं, डिटेल्स उसमें दी गई थी। इस बीच एक अपडेट और इस मामले में आया, जब कांग्रेस नेता शिवराज जीवन को गिरफ्तार किया गया। शिवराज जीवन पर दंगा भड़काने की साजिश रचने के आरोप हैं। एफआईआर भी उन पर दर्ज हो गई है और जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। उस सोच से भी लड़ना है, यह विस्फोटक सोच है। इस पर भी लगातार बात होगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने योगी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि पीड़िता के परिजनों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने हर मदद देने की कोशिश की है, लेकिन मामले का राजनीतिकरण हो रहा है। कई दलों के नेता पीड़िता के परिजनों से मिलने पहुंच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहुंच रहे हैं। भड़काऊ बयान देने के बाद सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हुई है। इस मामले पर विपक्ष लगातार योगी सरकार पर बहुत हमलावर है। योगी जी बहुत स्पष्ट हैं अपने इस अप्रोच में। ना वो कानून गुंडा राज उत्तर प्रदेश में एक्सेप्ट करेंगे, ना धर्म या जातिवाद की राजनीति के ऊपर प्रदेश को बांटने का जो सालों सालों दशकों से षड्यंत्र आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करेंगे। जिस तरह से हाथरस के कांड को कुछ लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडेड राहुल गांधी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने जिस तरह उसको एक्सप्लॉइट करने का कोशिश किया है और जातिगत राजनीति को वहाँ पे यूपी में पुनः जागरूक करने की प्रयास किया है, वह एक्सेप्टेबल नहीं है। पीएफआई की फंडिंग से ये स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह के कार्य हो रहे हैं और पॉलिटिकल लोग उनको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं तो अभी तक इंतज़ार कर रहा हूँ। पिछले 72 घंटे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्सपोज कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी, लेकिन अभी तक भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया है।
अगर अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है, तो उसमें कौन से देश लिप्त हैं जिन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश में शांति भंग कराने के लिए, अनरेस्ट पैदा करने के लिए फंडिंग की है? ऐसे सभी देशों से अभी तक हमें अपने डिप्लोमेटिक टाइज को, राजनयिक संबंधों को खत्म कर देना चाहिए था। तो ये बड़ा हल्कापन है उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे बयान में कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। तो अपनी अपनी बातें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर परिस्थितियां क्या थी और परिस्थितियों को किस तरफ ले जाया जा रहा था, किस स्तर की राजनीति हुई है, उछला कहिए या निचला कहिए। हाथरस कांड पर हर पल नया मोड़ आ रहा है, हर पल एक नया अपडेट आ रहा है, एक नया एंगल आ रहा है। पीएफआई की साजिश का जब खुलासा हुआ तो हर एक शख्स सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वाकई इस तरह की सोच भी है देश में। विदेशी फंडिंग की बात सामने आई। मॉरिशस से लगभग 50 करोड़ से ज्यादा का फंड हुआ। शिवराज जो कि कांग्रेसी लीडर है, दंगा भड़काने की कोशिश करने का आरोप उन पर, और अब इस मामले में 4 आरोपियों के साथ साथ पीड़ित परिवार भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। एक क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस पैनल को आपके साथ इंट्रोड्यूस में करवाना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कदावर प्रवक्ता भास्कर घोष मेरे साथ मौजूद हैं, बताएंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। कांग्रेस के नेता अनुज आत्रे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी बताएंगे कि उनकी भूमिका क्या है, उनकी पार्टी की भूमिका क्या है। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वंदना सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बताएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि लगातार सपा भी सड़कों पर उतरा हुआ है। और इसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट अनु बजाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सबसे पहले बड़ी बहस के इस प्लेटफॉर्म पर। शुरुआत में भास्कर जी से ही करना चाहूंगा। भास्कर जी, अमूमन मैं बीजेपी के पास सबसे लास्ट में आता हूं क्योंकि आपकी सरकार है, लेकिन आज जिस तरह की कंफ्यूजन सूबे में मची हुई है, जब ये पूरा प्रकरण हुआ सब में आक्रोश था, हमने खुद स्टूडियो में बैठ के आक्रोश महसूस किया, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बीत रहा है, जिस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं, पीएफआई के रोल की बात आ रही है, इंटरनेशनल फंडिंग की बात आ रही है, ये सब क्या दर्शा रहा है? ये सोच भी है देश में? देखिए, पहले तो बात ये कहते हैं कि हाथरस का जो घटना घटी वो बहुत निंदनीय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा निंदनीय दुर्भाग्यपूर्ण है जो अभी सामने उभर के आ रही है। जो एसआईटी ने मात्र 7 दिन के अंदर ये रिपोर्ट दाखिल करने का मनसा बना लिया था, लेकिन आज 10 दिन का एक्सटेंशन क्यों किया गया कि अभी ये आ रहा, ये जो आपके सामने भी खबर आ रही है कि ये एक सिर्फ घटना या दुर्घटना नहीं है, ये बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल साजिश, यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा का एक खेल है, और ये देश को, हर राष्ट्रवादी ताकत को गिराने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, और देश को सुरक्षा व्यवस्था को ये करने के लिए, मतलब क्या कहते हैं इसको, जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको गिराने के लिए हर तरीका प्रयास किया जा रहा है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे जो राजनीतिक दल हैं वो इस रोटी सेक, ये राजनीतिक रोटी जो सेक रहे हैं, लेकिन यही रोटी उनको एक दिन जला देगी। आज पहले कांग्रेस के नेत्री प्रियंका गांधी आकर के 10 लाख का चेक दे दिया। ठीक है, मतलब एक अगर रेप कांड हुआ कि नहीं हुआ, इसके ऊपर कोई भी निर्णय के पहले ही वो अपना पैसा दिखा रहे हैं। कोई पैसा से किसी का दुख जो है वो मिटा नहीं सकते। लेकिन आरोप तो आप पर लगातार लग रहे हैं। आप चाहते नहीं मीडिया वहां पे कवर करे, आप चाहते नहीं विपक्ष वहां पर पहुंचे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना जाना चाहते थे, एकदम आपने उनको रास्ते में रोक दिया। हम चाह रहे थे कि जो वो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं उसमें अपना राजनीतिक रोटी ना सके। जिस तरह से वो जा करके वहां पे बयानबाजी कर रहे हैं, वो ये नहीं जानते कि इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश है, और नहीं तो वो जानते हैं कि इनके पीछे कितनी बड़ी साजिश है, और इसको और भी लागू करने के लिए वो जा रहे हैं। अगर परिवार से संवेदना देना है तो उसका एक वक्त होता है। आप जैसे दुर्घटना घटी, परिवार एक शोक के छाया में डूबे हुए हैं, शोक, उस वक्त आप जाकर बयानबाजी कर रहे हो, आप मीडिया से लड़ रहे हो, पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे हो, ये किस तरह का संवेदना है? जब परिवार एक दुखद परिस्थिति से गुजर रहा है, आप अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए चले जा रहे हो। आप राजस्थान में क्यों नहीं जा रहे हो? आप अपना दूसरे स्टेट में क्यों नहीं जा रहे हो?
सिर्फ राजनीति करनी है और उत्तर सिर्फ प्रदेश में राजनीति राजनीति ही का करनी है। कैनवस बहुत बड़ा है, इसीलिए उत्तर प्रदेश का रुख उन्होंने किया। अनुज जी देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी पहुंचे हमने उसको भी कवर किया, प्रियंका गांधी पहुंची उसको भी कवर किया, ना जाने पर सवाल भी उठाए, सरकार के समक्ष भी क्वेश्चन रखे हमने। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार पीएफआई की बात कर रही है, अब जिस तरीके से पत्र आपने पढ़ा होगा, हालांकि कोई भी आरोपी नहीं कहता कि हां मैंने ये सब किया है, लेकिन जिस भरोसे के साथ वो कह रहे हैं कि ठीक है आप जांच करवाइए, हम बेकसूर हैं, ये ऑनर किलिंग का मामला है, और दूसरी तरफ सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश जिस तरह से की गई थी, अब इसके ऊपर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? अनुज जी। ये तो कुछ और दिखा रहा है। अनुज जी के ऑडियो में दिक्कत है ये। अनुज आत्रे, कांग्रेस। देखिए रोहित जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। जैसा एक बहुत बड़ी दुखद घटना है, हमारे पूरे देश को इस घटना ने हिला के रख दिया है। अभी आरोपी जो भी कहे अंदर से बैठ के कि हमने गलत किया या नहीं किया, अब जांच करो, लेकिन एक मासूम बच्ची की जान जा चुकी है। वो बच्ची वो कोई बड़े घर या छोटे घर की बच्ची का सवाल नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। इंसानियत मर चुकी है यहाँ पर। यहाँ पे एक मासूम बच्ची, एक देश की बच्ची के जीवन का सवाल था, जो हमारे साथ आज वो बच्ची नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अनु, वैसे मेरा ये सवाल अनुज आत्रे साहब से था, लेकिन उनका ऑडियो नहीं आया। अच्छा हुआ आपने बोला। अनु, लगातार आप, क्योंकि आप भी एक तरीके से पब्लिक फिगर हैं, आप लोगों से मिलती हैं, आप गांव में जाती हैं, आप ग्राउंड पर काम करती हैं, इस तरह की परिस्थितियां देश पहले भी बहुत बार देख चुका है। कहा जाता है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगी, लेकिन जिस तरह के खुलासे इस मामले में हो रहे हैं, उन खुलासों को लेकर भी तो हम सबकी जिम्मेदारी होगी। अगर पता चल रहा है कि इंटरनेशनल फंडिंग हुई है, तो उस पर भी तो हमें सोचना होगा। एक बेटी की मौत का इस तरीके से दुरुपयोग तो हम किसी को नहीं करने देंगे। देखिए रोहित जी, इसी बात पे मैं आपको आखिर बताना चाहूंगी एक बात, कि जिस तरीके से लोग वहां पे जा रहे हैं हाथरस में इस समय, एक फंडिंग की बात सरकार से आ रही है कि ऐसा ऐसा विदेश में बैठ के यहाँ पे कुछ साजिशें रूप लेने वाली हैं या ले सकती हैं। इस वजह से सरकार हमारी स्ट्रिक्ट हो गई है, प्रशासन स्ट्रांग हो गया है, इस वजह से वहां पे किसको जाने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को जाने पे वहां मिलने से रोक लगाई जा रही है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे भारत में सभी के पास इसका राइट है। दूसरी चीज, इस चीज को दो नजरिए से देखा जा सकता है कि कुछ लोग वहां पे न्याय के लिए जा रहे हैं या सहानुभूति के लिए जा रहे हैं। अगर तो न्याय के लिए जा रहे हैं तो ये अभी सही समय नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग इस वजह से भी वहां पहुंच रहे हैं कि आग में घी डालने वाला काम हो रहा है। तो ऐसे में प्रशासन और सरकार की ड्यूटी डबल बढ़ जाती है, जैसे कि ऑलरेडी कोविड के दौर से विपक्ष की भी अपनी ड्यूटी होगी, जनप्रतिनिधियों की अपनी ड्यूटी होगी। जिनके साथ 100 समर्थक जा रहे हैं, उनको संभालने की जिम्मेदारी भी उन जनप्रतिनिधि की होनी चाहिए। उम्मीद हम यही करते हैं कि हमारे इतने बड़े लोकतंत्र में जो खूबसूरती है हमारी, उसमें हर किसी की जिम्मेदारी होगी। मैं वापस आपका रुख करूंगा। एसपी नेता, समाजवादी पार्टी की लीडर भी हमारे साथ हैं, वंदना सिंह जी। वंदना, लगातार हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी बिल्कुल मुखर होकर सड़कों पर उतरी हुई है, लेकिन जिस तरह के आरोप, जिस तरह की बातें, जिस तरह के तथ्य यूपी सरकार ने सामने रखे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि इसमें सियासी रंग बहुत ज्यादा है, सियासी तड़का इतना ज्यादा था कि उत्तर प्रदेश की आबो हवा को यह दूषित कर सकता था, और यही मजबूरियां थी कि रात के अंधेरे में एक बेटी का अंतिम संस्कार हमें करना पड़ा। इस तरह की राजनीति होगी क्या अब? इस बात से कोई भी सहमत नहीं होगा, ना ही इस बात को कोई भी मानेगा। ये जो तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं कि सिक्योरिटी को लेके इनको करना पड़ा, ये कौन सी बात हुई? ये उल जलूल के तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं। उस परिवार का हक था अपनी बच्ची के ऊपर, उनको उसमें शामिल करना चाहिए था। ये हिंदू धर्म है, ये कैसे इन्होंने ले जाकर कर दिया? ये दूसरी बात है कि इसमें क्या है, इसका तथ्य क्या है, लेकिन आप इस तरह किसी के घर की बच्ची को ले जाकर के बिना उनके शामिल हुए नहीं जला सकते हैं। रहा सवाल अब इसमें, अब आप कह रहे हैं विदेशी हाथ है, ये तो बहुत ही उल जलूल बेतुकी मुझे तो ये लग रही है आपकी जो भी कह रहा है। इस तरह के कुछ नहीं होता है तो हम सीधे पहुंच जाते हैं जी पाकिस्तान का हो गया, कोई कुछ नहीं मिला तो पीएफए, ये कौन सी बात हुई है?
हमें इसमें तथ्य में जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही निंदनीय है और इसके हमें, और जो भी दोषी हैं, ठीक है, उनको इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति अगर कह रहा है कि वो उसने ऐसे घिनौना काम नहीं किया है, तो उसको भी एक मौका देना चाहिए, उसकी बात भी सुननी चाहिए। निर्दोष को किसी तरह की सजा नहीं होनी चाहिए। ये चीजें हम लगातार सुनते हैं। भास्कर जी, आपने सुना होगा वंदना जी को। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, एक छोटा सा रिएक्शन अगर आप दें। आपके पास कुछ था नहीं तो आपने कह दिया पाकिस्तान, चीन और अब इंटरनेशनल फंडिंग मॉरिशस से 50 करोड़ आए। सिर्फ माहौल बना रहे हैं आप। देखिए, आप अगर 10 साल पहले चले जाएं एसपी और बीएसपी के समय में, इवन एक एमएलए भी रेप कांड में दोषी पाया गया है। उस समय में पहला 45 दिन का अखिलेश जी का राज में 699 मर्डर हुई थी। तो आप वंदना जी को पहले पूछिए तो इसका जवाब पहले दे वो। भास्कर जी, आप बात ये है ना, नहीं, दो बात है। कुलदीप मैंने पीएफआई को मैंने क्रिएट नहीं किया। ये अपना बोलती जो बंद करे, क्योंकि इनके टाइम फिर आपको 10 सेकंड दूंगा, उसके बाद मुझे साहब के पास जाना है। देखिए, हमारे सरकार इतना प्रतिबद्ध है कि हमने सुप्रीम कोर्ट का निगरानी में भी सीबीआई करने का आदेश दे दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे को लुका छुपी की बात नहीं है, कुछ छुपाने के लिए नहीं है। लेकिन बात यह है कि कोई घटना घटती है तो उसके ऊपर अमल किया। बिल्कुल वंदना, हमने आज मैं पूछता हूं, अखिलेश जी या मायावती जी का गवर्नमेंट में कितना बार सीट फॉर्मेशन हुआ था? ठीक, आज हमने इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर एसआईटी फॉर्म करके उनको तमाम जो है कहते हैं कि एक बार वंदना जी जवाब ले दे। वंदना जी, और दूसरी तरफ 15 सेकंड प्लीज, फिर मुझे अनुज जी के पास जाना है। बैठ के जी वंदना जी, एक तरफ जी एक तरफ ये बोल रहे हैं देख लीजिए कि आपके समय में क्या पोजीशन था क्राइम का। रेप या मर्डर ये रोज का अफेयर था आपके पास। आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? मायावती की जवाबदेही के लिए आपकी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है। समाज और वहां पर उत्तर प्रदेश आपसे जवाब मांगता है, हमसे नहीं मांग रहा है। आप बैठे हुए हैं वहां पे, अपनी बात करिए। अखिलेश यादव ने अपनी बात तो कर रहे हैं हम। एसआईटी 24 घंटा में हमने फॉर्म किया, सीबीआई को मैंने लगाया, ठीक है, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट का निगरानी में। आप एक ऑर्डर आप दिखा दीजिए आपके रेजिम में कि आपने खुद ब खुद सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। भास्कर जी, आप दोनों की बात हम लगातार सुन रहे हैं और देखिए, बात करने का प्लेटफॉर्म ही ये है। हम चाहते हैं कि इसके बाद अगर कहीं से 1% भी कुछ डेवलपमेंट हो जाए तो कार्यक्रम करने का हमारा जो मंशा है वो सफल हो जाए। अनुज जी के पास में जाना पड़ेगा पहले रिएक्शन के लिए। अनुज जी, जिस तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं पीएफआई को लेकर, इंटरनेशनल फंडिंग को लेकर और विपक्ष की भूमिका को लेकर, और खासकर अगर आपकी पार्टी की बात की जाए तो आपके तो एक नेता को, शिवराज जी को हिरासत में भी लिया जा चुका है, उनसे पूछताछ हो रहे हैं। बावजूद इसके अब कांग्रेस का स्टैंड क्या कुछ रहने वाला है? देखिए रोहित जी, मैं आपको, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं फिर भी बहुत थोड़ा सा संक्षिप्त में अपनी बात करता हूं। प्लीज। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें पीछे की तरफ देखना पड़ेगा। ठीक है, आज की वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र में देश में मोदी जी की सरकार हो, इनकी कार्यप्रणाली देख लीजिए। इनके राज में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था के धज्जियां उड़ रही हैं, जिस प्रकार से माताओं बहनों की इज्जत का तार तार किया जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश में 2017 में जंगल राज खत्म करने के लिए आए थे, आज उस जंगल राज को इन्होंने राक्षस राज में तब्दील कर दिया है। और हालात ये कर दिए हैं कि जो इनके सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, जो पीड़ित को तो जो है ये अपराधी बना करके पेश कर देते हैं, और जो अपराधियों को बचाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी के तार जुड़े होते हैं। इसी तरह का एक 2012 में आपको याद होगा कि दिल्ली में निर्भया का केस हुआ था जी। तब यूपीए की सरकार, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में शीला जी की भी सरकार थी। इतना बड़ा जन आंदोलन हुआ एक रेप केस के लेकर के, क्योंकि सरकार संवेदनशील थी। हमारी कांग्रेस की दोनों सरकारें संवेदनशील थी। हम लोग शर्मिंदा थे कि कैसे इतना बड़ा रेप केस हो गया, इतनी बड़ी दरिंदगी हो गई, और हम लोग खुद शर्मिंदा थे। और जो है उस बच्ची का इलाज कराने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार ने सबसे पहले प्राथमिकता ये थी कि उसको फटाफट से जहाज से ले जाकर के सिंगापुर उसका इलाज कराया गया। ना जाने सरकार पूरी उसको बचाने में लगी, लेकिन विपक्ष के आंदोलन की तरफ किसी ने हाथ नहीं उठाई थी। ये तो कोई आंदोलन नहीं था हाथरस का। देखिए, दिल्ली के एक रेप केस के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में इन्होंने कैंडल मार्च निकाल करके, जगह जगह चक्का जाम कर करके इतना बड़ा आंदोलन किया कि सरकार के खिलाफ एक रेप केस में ऐसा इन्होंने माहौल बना दिया कि ना जाने पूरे देश में कितने रेप केस हो रहे हैं। लेकिन कभी भी इस तरह की किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाए गए थे। ये तो छोटा सा आंदोलन है, इसका मतलब 2012 में अनुज जी जो ऑडियो लगातार वायरल हो रहे हैं,
जो आपके नेता के ऑडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, जो स्टिंग उनका हुआ है, उसको लेकर कुछ कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि हाँ ये सब होने दीजिए, फिर राहुल गांधी आएंगे, फिर प्रियंका गांधी आएंगे, वो सब उन्होंने कहा है ना। किसी एक व्यक्ति से इस तरह का ऑडियो उसका रिकॉर्ड करवा के उसको वायरल करा देना, उसको कांग्रेस से रिलेट कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है। अच्छा, ये बहुत ही घिनौनी हरकत है जिसने भी की है। क्योंकि आप हर बार कहते हैं कि हम टोकते हैं, इस बात पे हम टोकेंगे, क्योंकि अगर यूपी में कोई कांड होता है तो आप बहुत चिल्लाते हैं, जब राजस्थान में कांड होता है उसके बारे में आपके प्रियंका गांधी या राहुल गांधी क्यों नहीं गए अभी तक? वरना इनको जवाब नहीं दिया। जवाब तो दीजिए, चाहते हैं जवाब तो दीजिए। चर्चा हो तो थोड़ा सुनने की हिम्मत करिए भास्कर जी। अरे हिम्मत है, लेकिन आप जवाब तो दीजिए। आपको सुनने आप में होता तो आप राजस्थान में जाकर धरना देते। मैं जवाब देता हूं आपको, राजस्थान का भी, राजस्थान का जवाब देता हूं, जरा जी जी। आपकी सरकार के राज में आज देश भर में एनसीआरबी की रिपोर्ट का आप हवाला देते हैं, मैं भी बताता हूं, 100 केस एवरेज रजिस्टर्ड हो रहे हैं पूरे देश भर में। भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार जो महिला सुरक्षा और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का आंदोलन लेकर के आए थे, क्यों 100 केस दिल्ली जो पूरे देश भर में रेप के केस? मैं भी तो स्टैटिस्टिक्स आपको सुना दूं अनुज जी। राहुल गांधी जी उन 100 के 100 केसेस में रोज जाएं, सब जगह जाएं। राजस्थान में जो हुआ निश्चित तौर पे निंदनीय है, दुखद है, और सरकार उसको काम कर रही है। सरकार वहां पीड़ित को परेशान नहीं कर रही है और जो दोषियों को बचाने का काम नहीं कर रही है। 2004 में आपके समर्थित जो समाजवादी पार्टी थे और बीएसपी थे, 2002 और 4 के बीच रेप केसेस 194 से लेकर के 258 हो गए थे। इनके जवाब क्या है? पुरानी बातों पर हम लगातार जाते रहेंगे। 2012 तो कांग्रेस इतना साल पावर में आए नहीं, जिनको सपोर्ट करते हैं। भास्कर जी 2012 की भी जिक्र हुआ ना, निर्भया कांड तो सबको याद होगा, शायद 2004 को लोग भूल गए हो। अत्याचार हुआ है। हाँ, 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था, दुर्भाग्यजनक है, उसके बाद भी इतने पॉस्को एक्ट बन गए, इतने कानून आ गए, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े ये बोलते हैं कि लगातार किन्होंने पॉस्को एक्ट बनाया बताइए आप। लेकिन जिस मंशा के साथ बनाया, क्या वो उस पर उतर पाया? 100% सक्सेसफुल हो पाया? लगातार महिलाओं के प्रति दुष्कर्म, रेप, ये मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं, और दुर्भाग्य हमारा कि हमें खबरें पढ़नी पड़ती हैं। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, हमारे साथ अनु है, हमारे साथ वंदना जी हैं। अनु जी का रुख करना जरूरी है। अनु जी, जिस तरह की चिट्ठी अब निकाली गई है, वो कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए। परिजन ये कह रहे हैं कि हमने सरकार से सुरक्षा मांगी तो सरकार ने हमें बंधक बना दिया। हमारे घर के एक आंगन में, बरामदे में सीसीटीवी फुटेज लगा दी, हम किसी से मिल ना पाए, हम किसी से बात ना कर पाए। तो ये डर है क्या सरकार का? देखिए रोहित जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी कि ये हमें नहीं मालूम कि वो परिवार किन लोगों के दबाव में आके ये बयान दे रहा है, क्योंकि वहां पे अभी भीड़ इतनी ज्यादा है, लोगों का आना जाना इतना चल रहा है, इसीलिए सरकार थोड़े सख्ती से कदम ले रही है। दूसरी चीज, अनुज जी को मैं एक बात बताना चाहूंगी, जो निर्भया केस के बारे में कर रहे हैं, 2012 का ये केस, और उसको इंसाफ न्याय कब मिला? वो माँ न्याय का दरवाजा खटखटाते कितनी दुखी हो गई थी, कितने सालों के बाद न्याय दिया गया। देखिए अनुज जी, सरकार का और पुलिस का काम था चार्जशीट फाइल करना, दोषियों को सलाखों के पीछे लेके जाना। रिजल्ट दिया गया तो है, ये प्रश्न तो ये तो कोर्ट में उठाना चाहिए था, क्योंकि हमारी न्याय प्रणाली कैसी है, कोर्ट का आधार लेकर। अनुज जी, पॉस्को एक्ट किसने लाया? आपने थोड़ी लाया पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट तो हमने लाया, इसीलिए तो उनको कानून के दरवाजा खटखटाते उनके तो कानून पॉस्को एक्ट लेकर के आते हैं, उसके बाद आरोपियों को बचाते हैं। सॉल्व किया गया है, ये है बात। जैसों को बचाने का प्रयास आप ही की सरकार करती है। बिल्कुल, वंदना जी का भी रुख करूंगा। वंदना जी, लगातार आप लोग सड़कों पर हैं, आप लोग लगातार पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हाथरस के गांव में भी आप लोग पहुंचे थे, वहां पर भी लगातार नारेबाजी की गई थी सरकार के लिए। ठीक है, लोकतंत्र में हक है, एक तरफ कोरोना काल चल रहा है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, सिर्फ हाथरस कांड पे बात क्यों हो रही है? उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं ना। इस कांड में अभी तक जो मेडिकल रिपोर्ट कहती है नहीं, दुष्कर्म नहीं हुआ है, रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन इसी से थोड़ा आगे अगर आप चले जाएंगे तो बलरामपुर में भी एक बच्ची के साथ इसी तरह का घटनाक्रम हुआ था। वहां की मेडिकल रिपोर्ट यह भी कहती है कि हां दुष्कर्म हुआ था, लेकिन वहां कोई नेता नहीं पहुंच रहा, वहां पर सपा का कोई कार्यकर्ता नहीं पहुंच रहा। हाथरस ही क्यों जाना है? हम चाहते हैं आवाज उठाएं तो पूरे देश के लिए उठाएं ना। फिर सरकार भी काम करे तो सिर्फ हाथरस के लिए ना करे। जो सिक्योरिटी अभी सरकार दे रही है इसका 25%, एक चौथाई भी अगर पहले होता तो शायद इस तरह का डर होता लोगों के मन में कहीं। वंदना जी, तो जो है इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और आपने इस पे आवाज उठाई है। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि इसमें हम लोगों को राजनीति ना करके
एकजुट होके देश को आवाज उठानी चाहिए, आपने शुरू चाहे की है। आदमी हो या औरत हो। दूसरी चीज, इसको जाति और धर्म का चोंगा न पहना है। बार बार कहा जाता है श्रवण ने रेप किया दलित का। अरे भाई, अगर लड़की पे बलात्कार हुआ, लड़की की बात करें आप, उसको आप जाति वोर करा रहे हैं। जाति का रंग रूप क्यों दिया जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि सपा में ऐसा हुआ, कांग्रेस में ऐसा हुआ। निर्भया जब हुआ था, आप ये देखें, स्मृति ईरानी जी ने बड़ी नौटंकी की थी। आज कहाँ है वो? मुझे आवाज नहीं आ रही है स्मृति ईरानी की कहीं पे भी। तो अगर यही बात करना चाहते हैं तो एक दूसरे के ऊपर हम उंगलियां उठाते रहेंगे और कहीं नहीं पहुंचेगी। सवाल यहाँ हम महिलाओं की, बच्चियों की, बेटियों की सुरक्षा की हो रही है। बिल्कुल। और भाजपा, वंदना जी, मैं आपको 10 सेकंड और दूंगा। आपने जो बात की ना, वाकई बहुत अच्छी बात आपने कही कि जातियों में मत बांटिए। दलित बेटी के साथ दुष्कर्म, दलित बेटी की हत्या, अगर वो दलित ना हो तो क्या हम आवाज ना उठाएं? और जिस तरीके से पॉलिटिकली स्ट्रांग हमारा सिस्टम अभी है, दुनिया देखती है हमारी तरफ, लोकतांत्रिक देश, इतना बड़ा देश, इतने सारे दल और इतनी मजबूत उनकी सोच। जो राजनीति सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए होती है, क्या वो एक मजबूत सिस्टम, एक मजबूत रोड मैप, एक मजबूत नीति नहीं दे सकती? मैं सबको 10-10 सेकंड दूंगा और मेरा यही सवाल होगा। वंदना जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। जी, मेरा ये कहना है कि इस पे राजनीतिकरण ना किया जाए। इसमें हम महिलाओं के इतने सारे कानून बने हैं, आप बताइए। अभी जो ये कह रहे पैनलिस्ट, इसमें तो अब आप सीधे सीधे जुडिशरी पे सवाल उठा रही हैं। निर्भया हुआ था, निर्भया में किसी ने नहीं कहा कि वो श्रवण है, उसके साथ जो गिरफ्तार हुआ है वो दूसरे जाति के लड़के थे, ये तो नहीं कहा गया। तो इस तरह से हमें किसी भी जाति धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा अनरेस्ट हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात आपने की। भास्कर जी, 10 सेकंड्स फॉर यू। जब हम इतने पॉलिटिकली स्ट्रांग है, हमारी नीतियां इतनी मजबूत है, तो क्या सभी दल मिलकर एक ब्लूप्रिंट देश को नहीं दे सकते? क्या एक बदलाव, परिवर्तन की बात तो सभी पार्टियां करती हैं, होना भी चाहिए। देखिए, वंदना जी अपने पक्ष में सवाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा जवाब जो है, आप अगर देखें तो आपको याद है कि बदायूं में एक घटना घटी थी कि दोनों जो महिला थे, बिल्कुल, वो मिसिंग हो गए थे। और 2 पुलिसमैन थे, सर्वेश यादव और छत्रपाल सिंह। ठीक है, उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल कर लेने में भी रिफ्यूज किए थे। भास्कर जी, आज क्या एक नहीं बात है कि देखिए, आप घटना को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते सर। आज उन्होंने क्यों उन्होंने रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया था, फाइल करने में? क्योंकि वो दलित थी। आज समाजवादी पार्टी के टाइम में जितने दलित महिला के ऊपर रेप हुई, बीएसपी जब थी उससे कम हुई। तो ये एक कारण दर्शाता है कि एक विशेष संप्रदाय के ऊपर बार बार अत्याचार हो रहा है। ठीक है, और इस अत्याचार का मुझे अनुज जी का रुख करना है जी, नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे अनुज जी का रुख करना है। अनुज जी, लगातार विपक्ष क्यों सरकार नहीं चुना, जनता ने चुना है, सरकार को जनता ने चुना है, विपक्ष को जनता ने चुना है। आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग आवाज उठा रहे हैं। अगर आप लोग आवाज उठाते हैं तो उसमें साजिश और इस तरह की बू क्यों आती है सरकार को? एक नीति बनाइए ना। आपकी भी तो जिम्मेदारी है हमारे प्रति, जनता के प्रति, देश के प्रति, नागरिकों के प्रति। रोहित जी, एक बड़ी पुरानी कहावत थी कि उल्टा चोर डांटे कोतवाल को, तो यही हालात बिल्कुल उत्तर प्रदेश में हो रहा है। देखिए, पीड़िता के साथ कितना गलत काम हुआ, उसकी किन हालातों में उसकी हत्या हुई, उसके साथ बलात्कार हुआ। 11 दिन बाद पुलिस जाकर के वहां पे उसका मेडिकल करवाती है और स्वैब लेती है कि किसी बच्चे को भी पता है कि 11 दिन बाद उसमें से सैंपल नहीं मिलेगा, और उसको आज ये रूप दिया जाता है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? किसने सरकार को अधिकार दिया कि रात को 2:30 बजे उस पीड़िता की पेट्रोल डाल करके उसकी शव को जला दिया जाए, परिवार को सौंपा ना जाए शव को? तो ये सरकार ने जिस तरह से घिनौना काम किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ऐसा तो किसी सरकार ने नहीं हुआ। रोज 100 से ज्यादा मोदी जी के राज में देश में रेप के केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। अनु बजाज, लास्ट रिएक्शन फ्रॉम यू, 5 सेकंड्स। रोहित जी, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगी कि दलित होने का नाम ही ना दिया जाए, ये बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो देश की बेटी की बात है। बिल्कुल। दूसरी चीज, जो भी हाथरस में लोग जा रहे हैं और हमारा सरकार प्रशासन सख्ती से पेश आ रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई और दंगे का रूप वहां पे वो चीजें ले ले। इसीलिए सरकार स्ट्रिक्ट हो गई है, इसीलिए सरकार सख्त हुई है, इसलिए सरकार लगातार काम कर रही है, इसलिए एसआईटी को 10 दिन और दे दिए गए हैं, और इसीलिए सीबीआई को भी ये जांच जो है, ये केस जो है हैंडओवर हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। भास्कर जी, बहुत धन्यवाद आपका। वंदना जी, बहुत शुक्रिया आपका। अनु, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच अनु जाते साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल एक अच्छी चीज निकली है इस प्रोग्राम से, हर कोई सहमत है कि बेटी दलित नहीं हो सकती, बेटी तो बेटी है देश की। और राजनीति जिस स्तर पर हो रही है, ठीक है, कीजिए राजनीति, आप राजनेता है, राज करने की नीति आप करेंगे, लेकिन देश में परिवर्तन को लेकर,
देश में सकारात्मकता को लेकर, देश में आशावादी ऑप्टिमिस्टिक देश हमारे देश को कहा जाता है, भारत को, उस दिशा में भी अपने इनपुट जरूर दीजिए। यही निष्कर्ष आज का। फिलहाल एक बहुत छोटा सा अंतराल, खबरों का दौर लगातार जारी है। सारा